गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्यूनिटी होती क्या है। तो अगर इसकी डिफिनेशन देखें तो एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम इंडिया को देख लें तो हमारा एक मतलब होम है, जैसे इंडिया, तो बॉर्डर पे सेना है। तो जो बॉर्डर पे सेना है वो हमारे भारत की रक्षा करती है। तो अगर इसी तरीके से हमारे बॉडी में होता है कि हमारे जो है पूरे बॉडी में इस तरीके से सेना होती है, उसको हम इम्यून जो है इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम, उसको एंटीबॉडी कहते हैं, और साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है। ये सब पढ़ेंगे अभी। तो जो बॉर्डर पे सेना होती है उसी तरीके से हमारी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो सेना है उसे हम इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम कहते हैं, यानी एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन। सिंपल हम ये समझ सकते हैं कि अगर बॉर्डर से कोई एंट्री करता है, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट होता है, तो उसको जो है हमारी आर्मी उसको मारने के लिए तैयार हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर कोई एंट्री करेगा, कोई भी पैथोजन एंट्री करेगा या एंटीजन एंट्री करेगा, तो उसे जो है हमारी जो इम्यून सिस्टम है उनमें जो सेल है, टी सेल है, ये टी सेल है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल बनाएगी, और प्लाज्मा सेल है ये एंटीबॉडी बनाएगी। तो दो तरह की इम्यूनिटी आती है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसी तरीके से जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी उस पैथोजन को मारती है, एंटीजन को मारती है। तो हम इम्यूनिटी को जो है डिफाइन करना चाहें तो एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट पैथोजन इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी दो तरह की होती है, मेनली इम्यूनिटी दो तरह की होती है, इन्नेट होती है, एक एक्वायर्ड होती है। इन्नेट इम्यूनिटी को समझ लें तो ये सिंस बर्थ मतलब शुरुआत से होती है और नॉन स्पेसिफिक होती है। अभी ये चीज स्पेसिफिसिटी ये सब जो है इम्यून सिस्टम का अपने कैरेक्टर है, ये चीज देखेंगे, इसका नेचर है। तो और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये लाइफ टाइम में हम अपने जीवन के दौरान इसको एक्वायर करते हैं। हाईली स्पेसिफिक होती है, ये नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है। अभी ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो मेन चीज है कि इम्यून सिस्टम में, यानी इम्यूनिटी के लिए चार जो है इसके चार कैरेक्टर मतलब होते हैं, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन एंड मेमोरी। तो हम ये देख रहे हैं जो ये चारों चीजें हैं, ये सारी चारों चीजें हैं, तो इम्यून सिस्टम बेस्ट काम करेगा। जैसे स्पेसिफिसिटी करें तो अगर बहुत सारे स्पेसिफिसिटी मतलब होता है स्पेसिफिक, जैसे बहुत सारे पैथोजन आ गए, फॉर एग्जांपल 100-150 पैथोजन आ गए, उसमें से किसी एक स्पेसिफिक पैथोजन को मारना, ये स्पेसिफिसिटी कहलाती है। ये इम्यूनिटी का पार्ट है, स्पेसिफिसिटी। डाइवर्सिटी, अगर बहुत सारे हैं उसमें डाइवर्सिफाई करना, यानी उसमें पहचान लेना, रिकॉग्नाइज करना, ये डाइवर्सिटी कहलाता है। डिस्क्रिमिनेशन, ये भी वही चीज होता है कि सेल्फ हमारा अपना कौन है और नॉन सेल्फ मतलब पराया कौन है। मेमोरी, अच्छा, जैसे ही अटैक मान लिया जाए कोई पैथोजन या एंटीजन करता है, उसके बाद मेमोरी का फॉर्मेशन हो जाता है। मेमोरी का फॉर्मेशन ऐसे होता है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान जो है मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है। तो होता यह है कि जब पहली बार अटैक होता है तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, और एंटीबॉडी उसके लिए एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है और उस एंटीजन को मार दिया जाता है। लेकिन अगर सेम पैथोजन दोबारा अटैक किया तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो कि बहुत फास्ट होता है, क्विक एंड फास्ट होता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि फिर मेमोरी सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीजें हम जो ओवरऑल देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या है। इम्यूनिटी में हमने देखा कि इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम थोड़ा सा यहां से समझ लेते हैं कि इम्यूनिटी में जो है इम्यून सेल जो प्लाज्मा सेल है जो एंटीबॉडी बनाती है, और जो टी सेल है यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये जो है कौन सी सेल बनाती है, यानी इम्यून सेल का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है। तो इम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होती है।
अब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल ही आरबीसी बनाती है। ये ये चीजें हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल लीवर होता है फीटस में एंड बोन मैरो होता है एडल्ट में। तो लीवर जो है और लीवर ही ब्लड को बनाता है, फॉर्मेशन करता है फीटस में, और बोन मैरो जो है ब्लड फॉर्मेशन करती है एडल्ट में। तो ये चीज देखना है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल अगर बोन मैरो में उसका मैच्योरेशन होता है, यहां पे बात है मैच्योरेशन, इसका बोन मैरो में मैच्योरेशन होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का बोन मैरो में मैच्योरेशन होता है, तो बी सेल फॉर्मेशन होता है, बी सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये जो बी सेल है, बी सेल पे ही एंटीजन अटैक करता है, क्योंकि यही वो आर्मी है जो फर्दर आर्मी को बनाएगी। बी सेल यानी बी सेल ही समझ लीजिए कि जो है मेन है। अब यहां से ये एंटीजन आएगा, बी सेल पे अटैक करेगा, फर्स्ट एंड सेकंड अटैक यहां पे दिखाया गया है। तो बी सेल तुरंत सेंसिटाइज्ड होगी, और जैसे ही सेंसिटाइज्ड होगी ये क्लोनल सिलेक्शन करेगी। क्लोनल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि बी सेल क्लोनल सिलेक्शन के दौरान तुरंत प्लाज्मा सेल बना लेगी, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देगी। ये जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर देगी। ये एंटीबॉडी ह्यूमोरल रिस्पॉन्स देती है। जब भी एंटीबॉडी एंटीजन पर एक्शन करती है तो उस रिस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल रिस्पॉन्स बोलते हैं या ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं। एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो गया और एंटीजन पर अटैक किया। तो ये रहा ये पहला चक्र, इसको कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान क्या बनता है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान प्लाज्मा सेल बनती है, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है। उसके बाद आता है कि जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो मेमोरी सेल का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमने क्या देखा कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो कि लिवर है फीटस में, बोन मैरो है एडल्ट में, बोन मैरो में बी सेल का फॉर्मेशन हुआ। बी सेल सेंसिटाइज्ड हो गई क्योंकि उस पर एंटीजन अटैक किया, और जैसे ही सेंसिटाइज्ड हुई क्लोनल सिलेक्शन हुआ। क्लोनल सिलेक्शन के दौरान प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। जैसे ही प्लाज्मा सेल का फॉर्मेशन हुआ वैसे ही प्लाज्मा सेल तुरंत एंटीबॉडी बना दी, और ये एंटीबॉडी ब्लड के थ्रू अपना ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है और एंटीजन को मार देती है। इन चीजों में ये तो रहा बी सेल का। यही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आगे चल के, यही एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल मैच्योरेशन होगा किसमें, थाइमस में। जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का मैच्योरेशन होगा थाइमस में तो टी सेल का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा, टी सेल का फॉर्मेशन होगा, और ये टी सेल सेंसिटाइज्ड हो जाएगी। टी सेल सेंसिटाइज हो जाएगी। अब ये बात आती है कि सेंसिटाइज कब होगी। अगर कोई पैथोजन, फिर यहां पे पैथोजन की बात आ रही, जैसे यहां पे एंटीजन पैथोजन था, यहां भी पैथोजन है। अगर कोई पैथोजन टी सेल पे अटैक करेगा तो टी सेल सेंसिटाइज्ड हो जाएगी और 3 प्रकार की सेल बनाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 तरह की सेल बनाती है। पहली सेल का नाम है किलर या इफेक्टिव या इफेक्टर टी सेल। किलर या इफेक्टर टी सेल, इसी को साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं। दूसरा बनाती है T4 और CD4 या हेल्पर टी सेल। T4 को हम हेल्पर टी सेल बोलते हैं। और तीसरी जो है T8 या CD8 सेल बनाती है, जिसको हम सप्रेसर टी सेल कहते हैं। तो हमने ये जान लिया कि थाइमस में टी सेल का फॉर्मेशन हुआ, टी सेल सेंसिटाइज्ड हुई, 3 तरह की सेल बनाई, किलर या इफेक्टर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, T4 और CD4 या हेल्पर टी सेल, और T8 या CD8 सप्रेसर टी सेल। जैसा कि इसके नाम में ही हेल्पर लिखा हुआ है, हेल्पर लिखा हुआ है, और इसमें इसके नाम में लिखा सप्रेसर। हेल्पर मतलब हेल्प करेगी, और सप्रेसर मतलब उसको दबा देगी, सप्रेस कर देगी। जैसे हम लोग जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है, तो प्लाज्मा सेल बहुत ज्यादा एंटीबॉडी ना बना दे, उस पर एक्शन करती है सप्रेसर टी सेल। सप्रेसर टी सेल या T8 या CD4, यानी T8 सेल प्लाज्मा सेल पर एक्शन करती है ताकि बहुत ज्यादा एंटीबॉडी ना बना दे।
और जो T4 सेल होती है या CD4 सेल होती है, ये प्लाज्मा सेल पे एक्शन करती है ताकि वो ज्यादा एंटीबॉडी बना दे। इससे क्या होता है कि जो T4 और T8 है, ये दोनों बैलेंस किए रहते हैं कि प्लाज्मा सेल कितनी एंटीबॉडी बनानी है, उसी हिसाब से ये दोनों बैलेंसिंग किए रहते हैं। ये दोनों चीज हो गई। उसके बाद अगर हम यहां पे देखें तो ये तो हो गया ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर दी। अब ये जो किलर या इफेक्टर टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, T4 CD4 हेल्पर टी सेल है, T8 CD8 सप्रेसर टी सेल है, ये जाएगा ब्लड में। कहां पे जाएगी? ब्लड में। और ये ब्लड में जाकर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएगी। क्या बनाएगी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाएगी। जिस तरह हम ये देख रहे थे कि एंटीबॉडी ह्यूमरल इम्यूनिटी बना रही थी, उसी तरीके से ये जो सेंसिटाइज्ड टी सेल है, ये बनाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड, फिर वही बात कि जो T4 होगी वो हेल्पर टी सेल है, T8 जो CD8 है वो सप्रेसर टी सेल है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये बहुत ज्यादा एक्शन ना करने लगे, यानी जो किलर या इफेक्टर टी सेल है, ये किसी भी सेल पर जो कि पराई है, हमारी नहीं है, उस पर अगर बहुत तगड़ा एक्शन करने लगे तो उसको जो है मॉडरेट करने के लिए ये दोनों चीज होती है, हेल्पर टी सेल और सप्रेसर टी सेल। उसको हेल्पर टी सेल उसको हेल्प करेगी ज्यादा वो करने के लिए, ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए, और जो सप्रेसर टी सेल है उसको जो है सप्रेस करेगी ज्यादा इफेक्ट ना प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है, ये जो है हेल्पर टी सेल काम करेगी, ये माइनस माइनस लिखा हुआ है सप्रेसर टी सेल काम करेगी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उसको जान जाती है कि ये हमारा नहीं है, ये जो सेल है, ये जो टिश्यू ऑर्गन है, ये हमारी नहीं है, ये पराई है। तो क्या होता है, तुरंत ही ये जो किलर या इफेक्टर टी सेल है तुरंत चली जाती है उसको मारने। जो बाहर से सेल आई है या टिश्यू आया है या ऑर्गन आया है, उसको मारने चली जाती है ये किलर सेल। तो जैसे ही इसको मारती है, तो चूंकि वो बाहर का ऑर्गन है, तो वो जो है इसको टी सेल पर इफेक्ट डालेगा, तो ये सेंसिटाइज होगी। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है। मतलब यहां पे जो सेल होगा, जो रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन होता है, इसी के कारण होता है। यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के कारण होता है। तो अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें तो टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, और बी सेल जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये रहा ओवरऑल इम्यूनिटी का एक ओवरव्यू। अगले चैप्टर में हम और आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें।